साथियों, एक कंपनी का आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ग्रो। ग्रो किसी अलग से नाम की मोहताज नहीं है। भारत में काफ़ी डीमैट अकाउंट है ग्रो के, और ग्रो का नाम सभी जानते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो तुम्हारा ललित कसेरे हैं, ललित कसेरे, और दूसरा है तुम्हारा हर्ष जैन, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं। इन्होंने कंपनी की जो शुरुआत है वो वर्ष 2016 में की थी। दोनों एक आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं और एक आईआईटी बम्बई से पढ़े हुए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, विस्तार से चर्चा करेंगे। आईपीओ कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच में खुला है, और क्या आईपीओ में लगाएं क्या नहीं लगाएं, कितने रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो विजन था, विजन ये था कि अगर बात करेंगे आप भारत की, तो भारत में लगभग लगभग 6% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मतलब इतना कम, आप विचार मन में करोगे, भारत में मात्र 6% लोग जो वो शेयर बाजार में काम करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड वगैरह और एसआईपी वगैरह टोटल मिला करके। अगर अमेरिका की बात करोगे तो साथियों 62% लोग, 100 में से 62 आदमी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अगर बात करोगे आप कनाडा की, तो साथियों कनाडा में 100 में से 50 आदमी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो इसीलिए भारत में अभी पेनिट्रेशन काफ़ी है, मतलब भारत के अंदर अभी ना मौके बहुत ज़्यादा हैं ग्रो के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के लिए। अगर बात करोगे आप ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 33% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं अकेले। अब हम सोचे यार भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान में भी लगभग 20% के आसपास, 15 से 20% का डाटा बोलता है, इतने लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अगर बात करोगे तुम जर्मनी की, तो लगभग 22% लोग जर्मनी के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। और अगर स्वीडन की बात करोगे तो स्वीडन में लगभग लगभग 23% के आसपास जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो मैं ऐसा आपको डाटा क्यों बता रहा हूँ कि यार स्वीडन में इतने लोग करते हैं, जर्मनी में इतने करते हैं। यूके के आसपास की बात करोगे तो यूके में 22% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। और अगर रूस की बात करोगे तो रूस में भी 22% के आसपास जो लोग हैं वो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो दो नए युवा हैं, इन लोगों ने क्या चाहा, इनकी इच्छा ऐसी थी कि भाई जिस तरह से जो दूसरे देश है ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के जरिए, या जिस तरह से, अब तो हालांकि वहां पर तो बिटकॉइन का भी नेक्स्ट लेवल हो गया, भारत में तो बिटकॉइन जैसी समस्या, मतलब स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, मतलब अगर आप एसआईपी के बारे में बोल देते हो तो आदमी तुम्हें ऐसे देखता है जैसे उसने तुम्हें कभी देखा नहीं है। मतलब इस तरह से देखने लगता है, ये कौन सी बीमारी का नाम बता दिया आपने। मतलब जब तक आप फाइनेंस, अगर बात करोगे ना भारत की फाइनेंशियल लिटरेसी, ना भारत में जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है 1835 की जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति है वही पढ़ाई जा रही है। आज भी हमारे बच्चों को वही पढ़ाया जाता है, सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। मतलब आज बच्चों को जहाँ एआई से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारा प्राइमरी विद्यालय है सरकारी, वहाँ पर आदमी शिक्षक सब बनना चाहते हैं। उनका एक ही मोटिव है, यार मैं सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाऊं। बट उनसे बोलोगे तो सरकारी स्कूल में मास्टर तो ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, तो नहीं यार, क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर बनना चाहते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है। वो मेरा डिपेंड अलग तरीका है, मतलब मैं किसी भी किसी को टोंट नहीं कस रहा, बट मेरा कहना ये है कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्हें कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता। बट जो हमारी लाइफ में काम आने वाली चीज़ है ना, जो मैंने भी पाया, आप सब भी जानते हैं कि भाई 50 साल आदमी 60 साल जीता है, 20 साल उसके पढ़ाई में ख़त्म हो गए, बच्चे 40 साल, 10 साल वो अपनी तैयारी में लगता है। तो उसको एक एक चैप्टर फाइनेंस का रखना चाहिए कि भाई फ्यूचर में अगर तुम्हें भविष्य में अपने आप को नेक्स्ट स्टेप ले जाना है तो किस किस तरह के बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आपने बीए कर ली, बीएससी कर ली, तो आपने 12वीं के बाद बीए करना तो उतना ही जरूरी जितना मरने के बाद तहरी करना। ऐसा ही है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 35% के आसपास फाइनेंस लिटरेसी है, और वो 35% भी कहाँ से आते हैं, तुम्हारा बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे जो टॉप मेट्रो सिटीज़ है ना, मेरठ, नोएडा, ये वो सिटी हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो फाइनेंस की समझ रखते हैं। और जो तुम्हारा टाउन है उसमें आज भी फाइनेंस का मतलब, उनका मतलब है बैंक में एफडी कर दी, आरडी कर दी। इतने डिफरेंट तरीके का बिजनेस हो सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो ये जो तुम्हारा ललित कसेरे थे और जो हर्ष जैन थे, इन लोगों ने ये सोचा कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब समझ लेते हैं कंपनी का जो मॉडल है, जो विजन है, वो क्या है। क्या आईपीओ आ रहा है, कितने का है, क्या सिस्टम है। देखो क्या है
कि जो कंपनी का आईपीओ है ना तुम्हारा ग्रो का, वो है लगभग लगभग 6,632 का आईपीओ आ रहा है नेशनल पब्लिक ऑफर, जिसमें 1,060 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी में एडवर्टाइजिंग, कंपनी के डेट वगैरह और कंपनी के अंदर काम आने वाला है। दूसरा अगर बात करोगे ऑफर फॉर सेल, तो लगभग लगभग 5,572 करोड़ रुपया जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर बात करोगे कंपनी की, जो एनएससी और बीएससी है दोनों पे लिस्ट होगी, और जो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है ग्रो का, वो रखा गया है 95 से 100 रुपये के बीच में। अगर आप इस ग्रो में आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हो तो लगभग लगभग आपको 150 शेयरों के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और लगभग 15,000 रुपये के जैसी आपकी एक एप्लीकेशन बनती है। अब समझ लेते हैं 2016 में कंपनी बनी, दो आदमी थे, एक आईआईटी बम्बई और आईआईटी दिल्ली, दो लड़कों ने निकला और उन्होंने बिजनेस मॉडल समझा और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसी डिफरेंट इंडस्ट्री में तुम्हारे एंजल वन भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है ना, जीरोधा भी है, अपस्टॉक भी है, उन्हीं में से ग्रो भी है। इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो एफएनओ से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। जो प्लेटफॉर्म वगैरह बिजनेस को समझते हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और क्या है कि इस ना प्रमोटर ने भी माना, कि प्रमोटर ने क्या माना कि भाई अभी ना हम डिफरेंट डिफरेंट अपने जो कारोबार है ना उसमें जा रहे हैं। जैसे एमटीएफ की जो बुक है इनकी, वो लगभग लगभग 1 लाख के आसपास में। अब क्या है कि जो पहले हुआ करता था कि 5 लाख रुपए अगर आपके पास में है ना, तो आप ना एफएनओ का जो लोट साइज है ना वो 5 लाख से बढ़ा करके 15 से 20 लाख कर दिया। तो एफएनओ का लोट साइज बढ़ाने से जो रिटेल निवेशक है ना, लगभग लगभग ग्रो के ही मैं बता रहा हूँ 20 लाख से ज्यादा अकाउंट बंद हो गए। कारण कि वो अमाउंट साइज बढ़ा दिया ना भाई। जो आदमी, ऐसा समझो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना तो आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 10 लाख होना चाहिए। अगर ऐसा एक रूल ला दे से भी, तो जो 9,90,000 वाले, 5 लाख वाले, 50,000 वाले तो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे ही एफएनओ पर नियम कैडे हुए, एफएनओ के नियम कैडे होने से इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर दबाव बना। हालांकि ये कंपनी वर्ष 2016 से लेकर के और वर्ष 2022 तक लॉस में रही। ये कंपनी प्रॉफिट में आई वर्ष 2022 से लेकर के अभी तक। अगर कंपनी का रेवेन्यू पर नजर डाले तो वर्ष 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,260 करोड़ हुआ करता था, जो अब उसके जो एक्सपेंसेस 757 करोड़ के थे, और जो उसके टोटल पैट निकल के आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 457 करोड़ रुपए का निकल के आया। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, अगर हम टोटल एसेट की बात करेंगे तो 4807 करोड़ रुपए का एसेट टोटल हुआ। अगर वर्ष 2024 में बात करें तो 2795 करोड़ रुपए का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू बनाया, और 2794 में से लगभग 2,068 करोड़ रुपए के आसपास में एक्सपेंस घट गए। तो लगभग 857 करोड़ रुपए, 805 करोड़ के आसपास में इस कंपनी का शुद्ध लाभ निकल के आता है। और अगर एसेट की बात करोगे तो 8,018 करोड़ रुपए का इस कंपनी का टोटल एसेट हो गए। बात कर लेते हैं वर्ष 2025 की। वर्ष 2025 में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो हुआ 4,061 करोड़। जो टोटल, अगर उसका एक्सपेंस की बात करोगे तो टोटल उसमें से लगभग 1,596 1,600 करोड़ रुपए का एक्सपेंस घट के 1,800 करोड़ रुपए का इनका शुद्ध लाभ निकल के आया है। लेकिन इनके जो एसेट है वो बढ़ के हो गए लगभग 10,000 करोड़। अगर बात कर लेते हैं इनका जून 2025 में 948 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू बताया, जिसमें से 444 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंस में खट गए, और जो इनके पास शुद्ध लाभ दिखा रहे हैं वो 378 करोड़ का लाभ दिखा रहे हैं। और जो इनका अभी एसेट है ना, टोटल एसेट है 12,713 करोड़ रुपए के टोटल एसेट। इस बात को जो प्रमोटर है उसने भी माना है कि जो अभी एफएनओ के जो कड़े रूल रेगुलेशन हुए हैं उनसे बिजनेस इफेक्ट हुआ है, और इसके ऊपर हम जल्द ही कोई ना कोई काम करने जा रहे हैं। अब आईपीओ की समझ लेते हैं कि यार देखो, आप आईपीओ में अगर लगाना चाहते हो तो आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग समझो। जो प्रमोटर की होल्डिंग 28% से प्लस हुआ करती थी वो घट के 27.51% रह जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग आफ्टर आईपीओ। आईपीओ से पहले 28% थी, आईपीओ के बाद में 27.51% रह जाएगी। मेजर जो कोई खास नहीं होगी। इनकी जो वैल्यूएशन आंक रहे हैं ना, ये 50 से 60,000 करोड़ के आसपास की आंक रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा मतलब इतना क्रेज छोड़ा नहीं है प्रमोटर ने कि आपको लगे कि यार नहीं, अब तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं। कारण ये, हालांकि इसी अगर इंडस्ट्री में आप बात करोगे तो इस इंडस्ट्री में मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, इनके पी के हिसाब से देखोगे तो ये फिर भी सही है। अगर इस कंपनी का आरओसी आरओई के ऊपर नजर डालोगे तो आरओसी आरओई तो कंपनी का ठीक ठाक है।
ऐसा नहीं है कि यार मैं हमेशा नेगेटिव ही है या टोटल। बाकी एक चीज़ है कि रेवेन्यू का जो 92% जो मतलब टोटल जो 100 रुपये कमा रहे हैं ना, वो 100 रुपये में से 92 रुपये जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमा रहे हैं, FNO से। और FNO का ऊपर सरकार भी सख्त है, सेबी भी सख्त है, और हर आदमी घबरा रहे हैं। काहे के लिए घबरा रहे हैं कि यार FNO में जो लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को देखते हुए लोग बाग चिंता में है। आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, बट बाकी लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो 15% के आसपास का या 20% के आसपास का 19.63% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बना हुआ है। अभी टाइम है, आप लगा सकते हो। और अभी तो ये खुलने का भी समय है, 7 तारीख तक 4 से 7 के बीच में खुला है। तो हो सकता है इस बीच में मार्केट की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाए और आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाए। लेकिन क्या है कि प्राइस ज़्यादा है और लगभग लगभग 7,000 मतलब 6,500 करोड़ का IPO है। तो एप्लीकेशन तो जो भी लगाएगा लगभग लगभग सभी को मिल जाएगी। कारण ये है कि अभी IPO धरमार चली हुई है। इससे पहले लेंसकार्ट का IPO खत्म हुआ, उससे पहले ओखला इंडिया का IPO खत्म हुआ, अब ये तुम्हारा स्टडवर्ड का IPO है, फिर उसके बाद ग्रो का IPO है। तो मतलब IPO की तो भरमार है, तो इसलिए घबराए नहीं, IPO तो आपको मिल ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। ऐसा नहीं सोचे कि यार IPO मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टडवर्ड का है उसका 16 मतलब 452 करोड़ के आसपास का IPO है, इसका है 6,000 करोड़ का। नहीं समझे, ऐसा समझो, जो सेब है ना, वे सेब है मात्र 500, और जो केले हैं ना, वे केले हैं 7,000। तो केला तो मिल ही जाएगा, चिंता नहीं करें। तो मतलब आप सोचे यार ये कहाँ दिमाग दे दिया। अगर बात करेंगे इसमें कोटे की, तो जो तुम्हारा रिटेल निवेशक है उनका 35% का कोटा रखा गया। रिटेल जो NHI है नेस्ट, तो उनके लिए 20% का 15% का कोटा जो रखा है। 50% तो रहता ही है NHI और तुम्हारा नेशनल जो निकाल के रखती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी रहती है, उन पर सेबी का जो रेगुलेशन है कि भाई जो 50% जो कोटा है ना, वो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए रखा जाता है, और जो 15% कोटा है वो NII के लिए रखा जाता है, जो दोबारा 2 लाख से ऊपर के एप्लीकेशन लगाते हैं। और जो 35% कोटा रखा जाता है वो लगभग लगभग रिटेल निवेशकों के लिए रखा जाता है। IPO अच्छा है, आपको लगाना है नहीं लगाना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है, क्योंकि हमारी कुछ बाध्यताएं होती हैं। हम डायरेक्ट मतलब यूट्यूब पर आके नहीं बोल सकते कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। पर हाँ ये है कि ठीक है, आप थोड़ा वो 2 ढाई 3 हज़ार जैसे लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहो तो 2 ढाई 3 हज़ार रुपये लग सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक दिया गया, आप उस पर जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।